Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the ceding of academic freedom in universities. तो सबसे पहली बात, अगर कहीं के भी हम जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हम जो आने वाले टाइम के फ्यूचर लीडर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, उन एक्सपर्ट्स हैं, हम उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम उनको सही नॉलेज ही नहीं दे पाएंगे, सही गाइडेंस ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको हम ये चीज़ें इंस्टिल नहीं कर पाएंगे कि तुम्हें क्वेश्चंस पूछने का हक है, तुम्हें आइडियाज़ एक्सप्लोर करना, डिबेट करना, इंडिपेंडेंटली सोचने का हक है, वो स्पेसेस ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो कैसे कंट्री की ग्रोथ होगी। तो वाई एकेडमिक फ्रीडम मैटर्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Universities are spaces for questioning, exploring ideas, debating and thinking independently. तो स्टूडेंट्स और फैकल्टी के पास एक वो फ्री होने चाहिए कि वो आराम से क्वेश्चन कर सकें, एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी चैलेंज कर सके, तभी नॉलेज ग्रो होगा। हर चीज़ ये नहीं है कि परफेक्टली सही है, एक बार किसी ने कह दी तो वो सही ही है, हो सकता है बाद में उस पर रिसर्च हो तो कोई चीज़ किसी और तरीके से निकले। यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा, वो खुद डिसाइड करें कि क्या पढ़ाना है आउटसाइड कंट्रोल के बिना, क्योंकि हर एक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास ये फ्रीडम होगी तभी वो अपने तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि कौन कैंपस पे बोल सकता है कौन नहीं। रिसर्च जो है उसके लिए फ्रीडम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए। डिसेंट और अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को डिस्करेज करा जाना चाहिए। करिकुला जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं रेगुलेटेड है, रिजिड है। जो रीडिंग लिस्ट है वो भी डिसाइड करी जाती हैं एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ के द्वारा। क्यों भाई, वो ज़्यादातर एकेडमिशिया होना ज़रूरी नहीं है। एक्सटर्नल अथॉरिटी जो करिकुला डिसाइड कर रही हैं, कुछ रीडिंग्स को तो डेलिबरेटली हटा दिया जाता है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से दूर है। रिसर्च फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो रेयर हो जाती है। वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना चाहते हैं, जिस चीज़ पे वो रिसर्च चाहते हैं वो होती हैं। फिर गवर्नमेंट के रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं, लोग गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देते हैं। आई गो टू एनी पॉलिटिकल पार्टी है। ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, इनोवेशन, पॉलिसी, आइडियाज़ और पब्लिक इंटेलेक्चुअल वॉइसेस के लिए। उनके पास ऑटोनॉमी होना चाहिए कि क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, कैसे फाइनेंसेस वो मैनेज करें, क्या अकेडमिक्स में वो क्या लैब वर्क रखेंगे, क्या प्रैक्टिकल्स रखें, क्या स्टडीज़ रखी जानी, कौन सी बुक्स रेफ़र करी जानी चाहिए, कैसे रिसर्च चले वहाँ। गवर्नमेंट्स को सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करने होंगे, उन्हें कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल से चीज़ें सही नहीं चलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसको पता ही नहीं है कि उसमें चीज़ें कैसे करनी चाहिए वो कैसे कंट्रोल कर लेंगे ना। अकाउंटेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड थ्रू गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कुछ नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स डिस्पाइट लिमिटेशंस गिव अ पब्लिक वे टू एक्सेस द क्वालिटी। तो एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करना, यूनिवर्सिटीज़ को फ्री करना यूजीसी कंट्रोल से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्मिटी हार्मफुल है, डाइवर्सिटी अप्रोचेस के लिए ज़रूरी है, क्रिएटिविटी और एक्सेलेंस के लिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि जो एकेडमिक फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड है सम डेमोक्रेसीज में, जैसे कि अर्जेंटीना, हंगरी, तुर्की में भी, डिक्टेटरशिप्स में, वन पार्टी स्टेट्स में, फिर इवन यूएस में भी आजकल तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर तो रिसर्च फंडिंग कट करी जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ट्रेडिशनल एकेडमिक स्ट्रेंथ को हम हार्म कर रहे हैं। वाई गवर्नमेंट्स ट्राई टू कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि उन्हें डर है कि क्रिटिसिज्म होगा, डिस्कम्फर्ट आएंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आइडियोलॉजिकल कन्फॉर्मिटी का डिज़ायर, देन डिपेंडेंस की गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स हैं उससे यूनिवर्सिटीज़ वल्नरेबल ना हो। Academics may be silenced due to fair compromise or rewards. Consequences of losing academic freedom, तो टीचिंग और लर्निंग क्वालिटी को हम हर्ट करते हैं, उससे क्रिएटिविटी कम होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, लोग स्टूडेंट्स और टीचर्स चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं और ब्रेन ड्रेन भी फिर इसी कारण होता है। लॉन्ग रन में इकोनॉमी, सोसाइटी, डेमोक्रेसी सब सफ़र कर रही है, क्योंकि आज के बच्चों ने ही कल जाके प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और ये सब बनना है। Next article is aid and advice. LG's nomination without government nod would affect JNK's electoral process. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने JNK हाई कोर्ट को बताया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 5 मेंबर्स को टू असेंबली विदाउट कंसल्टिंग की इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है। तो एड एंड एडवाइस नहीं लेने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ कंट्रोवर्शियल, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स हैं और वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि विच पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो इसमें वाई इट्स अ बिग डील, क्योंकि नॉमिनेशंस बिना डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन के, ये तो हो गया कि हम पब्लिक इलेक्टोरल चॉइस को ओवरराइड कर रहे हैं।
119 मेंबर की असेंबली है, उसमें से सिर्फ 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो उससे हो सकता है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाए इनटू अ मेजॉरिटी और वाइस वर्सा। तो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या जो 2023 के अमेंडमेंट्स हैं अलाउइंग दिस वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ डेमोक्रेसी इटसेल्फ। द लीगल चैलेंजेस आर अमेंडमेंट्स टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एडेड सेक्शंस 15A एंड 15B। तो उससे क्या है, LG नॉमिनेट कर सकते हैं 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को, इंक्लूडिंग 1 वुमेन, 1 person फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK कमेटी, 2 वुमेन इफ अंडर रिप्रेजेंटेड। तो टोटल 5 नॉमिनेटेड सीट्स होंगी। रिस्क बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, तो पुडुचेरी में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस डिफेक्टिंग MLAs ने क्या किया था, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को नीचे लाने की कोशिश करी थी। तो इससे शो होता है कि जो नॉमिनेशंस हैं कैन बी पॉलिटिकली यूज टू चेंज द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। तो वाई JNK's केस इज़ मोर सेंसिटिव, क्योंकि JNK वॉज मेड अ UT विदाउट कंसल्टिंग इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर स्टेटहुड रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है डिस्पाइट वाइड पब्लिक एंड सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट। करंट अरेंजमेंट्स शुड बी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, नॉट वीकनिंग इट। Ministry's argument claims nominations are outside the elected government's powers। तो लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को एक प्रेसिडेंट की तरह इसमें साइट करा जा रहा है। रेफरेंसेस सेक्शन 12 ऑफ द 1963 UTs एक्ट, वोटिंग रूल्स इज जस्टिफाइड बाय पासिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वाई क्रिटिक्स डिसएग्री, तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई दिल्ली सर्विसेज केस से कि जो LG है उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट के एडवाइस पे एक्ट करना चाहिए विद एक्सेप्शंस बीइंग रेयर। तो इससे LG को अकेले ही नहीं वो कर पाए ना एक्ट, तो LG को अकेले एक्ट करने की पावर देना वो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हार्म करेगा। कोर इशू क्या है, द रियल क्वेश्चन इज नॉट जस्ट लीगैलिटी but whether appointed officials should have the power to overturn the people's verdict. This is about protecting the democratic essence of the constitution. So that's all for the articles today. Thank you.